नमस्कार, एनजीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। जब सियासत के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वह अचानक धर्म की शरण में चली जाती है। इन दिनों भी ऐसे ही है, दोनों तरफ से, यानी इंडिया की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। इंडिया की तरफ से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के शिवलिंग के पास हाथ धोने को मुद्दा बनाकर उसे सनातन धर्म का अपमान कर दिया। लेकिन मौका जल्दी ही भाजपा के हाथ भी लगा। तमिलनाडु के मंत्री ने सनातन धर्म को मच्छर बताया और कहा कि इन्हें मानने की जरूरत होती है। सवाल यह है कि सनातन धर्म और तमिलनाडु की सियासत का संबंध क्या है। सियासत में धर्म की वही भूमिका है जो शरीर में खून की होती है, यानी एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म भी तमिलनाडु की सियासत का वही अहम हिस्सा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। उसके पीछे एक लंबा संघर्ष है, लंबी कहानी है। आज हम बताएंगे आपको उस कहानी की। सबसे पहला सवाल, यह उदयनिधि हैं कौन जिनने सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की। उदयनिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र हैं। स्टालिन तमिलनाडु के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय करुणानिधि के बेटे हैं। करुणानिधि ने उनका नाम स्टालिन महान समाजवादी, सुधारवादी, वामपंथी नेता स्टालिन के नाम पर रखा था। मार्क्सिस्ट और लेनिनवाद का जो मिश्रण स्टालिन ने तैयार किया रूस में, उससे करुणानिधि प्रभावित थे। अब सवाल यह है कि उत्तर भारत में सनातन धर्म जितना फायदा पहुंचाता है, तमिलनाडु में उतना नुकसान पहुंचाता है। ऐसा क्यों? उसके पीछे एक लंबा संघर्ष है, लंबी कहानी है। दरअसल जब तरणकोर के राजा ने मंदिर में दलितों के प्रवेश का प्रतिबंधित कर दिया, दलितों के प्रवेश को निषेध कर दिया, तो पेरियार, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन किया। और वह आंदोलन एक समय काल के आगे जाकर ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन बन गया। आर्य द्रविड़ की कहानियां चली, तमाम उस पर तथ्यात्मक अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन दक्षिण भारत का एक बड़ा तबका यह मानता है कि जो धर्म समानता नहीं दे सकता वह धर्म नहीं है। और इसी आधार पर तमिलनाडु ने खारिज कर दिया सनातन को। पेरियार का तमिलनाडु की सियासत में वही कदर है जो उत्तर भारत और महाराष्ट्र, कम से कम हिंदी बेल्ट में, अंबेडकर का है। आप अंबेडकर से सहमत हो, असहमत हो, लेकिन अंबेडकर को इग्नोर करके अपनी सियासत नहीं कर सकते। तमिलनाडु की जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, डीएमके और एआईडीएमके, दोनों उस पेरियार के आंदोलन से निकले हुए नेताओं की बनाई पार्टियां हैं। उसकी अपनी कहानी है। आपको बता दें कि जब जयललिता, जो एआईडीएमके की सबसे बड़ी नेता थी, अम्मा कही जाती थी, जब मई और उनकी शव यात्रा निकली तो उसको जलाया नहीं गया, दफनाया गया। करुणानिधि के साथ भी यही हुआ, उनको भी जलाया नहीं गया, दफनाया गया। जबकि सनातन में जलाने की प्रक्रिया है। यह जो पूरा विवाद है, इसमें एक बड़ा पक्ष यह है कि दक्षिण भारत के राजनीति में यह धर्म का सिक्का फेल हो जाता है, लेकिन उत्तर भारत में दौड़ता है। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि के बयान से सहमति जताई है, उनके सुर से सुर मिलाया है।
जबकि दिल्ली में बैठ के केसी वेणुगोपाल ने यह कहा कि वह सब धर्मों का कांग्रेस सम्मान करती है। ममता बनर्जी ने भी नाराजगी जताई है। सनातन और द्रविड़ों के संघर्ष का इतिहास क्या है? द्रविड़ और सनातन के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छुआछूत रहा है। इसकी पृष्ठभूमि वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन जिस घटना ने इसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से पहचान दिलाई वह आजादी से करीब 20 साल पहले की है, जिसकी जड़ें त्रावणकोर महाराज की सियासत से जुड़ी गई है। त्रावणकोर सियासत की पृष्ठभूमि में संघर्ष। साल था 1924 का। केरल में त्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे दलितों के आत्मसम्मान को चोट पहुंची और उन्होंने इसका खुला विरोध करना शुरू किया। लिहाजा वे स्थानीय लोग जो इस विरोध की लड़ाई लड़ रहे थे, राजा के आदेश से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब आंदोलन बिना नेतृत्व का हो गया। इसी आंदोलन सीन में व्यापक और पेरियार की एंट्री होती है, जिन्होंने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी, अपने मित्र रहे, त्रावणकोर राजा का विरोध किया और महीनों तक जेल भी काटी। अब जानते हैं कौन थे पेरियार। ईवी रामास्वामी पानी पेरियार तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक हालातों पर गहरा असर रखते हैं और उनका प्रभाव आज भी ऐसा है कि समर्थक तो क्या, विरोधी भी उनका सम्मान करते हैं। कम्युनिस्ट, दलित आंदोलन विचारधारा के लोग, तमिल राष्ट्रभक्त, तर्कवाद और नारीवादी लोग भी उनका हवाला देते हैं और उन्हें मार्गदर्शक मानते हैं। तर्कवादी नास्तिक और वंचितों के समर्थक पेरियार ने इसी कारण राजनीतिक जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव भी देखे थे। अब क्या था आंदोलन? त्रावणकोर की कहानी पर लौटते हैं। त्रावणकोर महाराजा के विरोध के लिए पेरियार ने मद्रास राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और त्रावणकोर में आंदोलन का नेतृत्व किया। त्रावणकोर पहुंचने पर उनका राजकीय स्वागत हुआ, लेकिन उन्होंने इस स्वागत को अस्वीकार कर राजा का विरोध किया। आंदोलन के बीच ही सामने आया कि चेरन्मा देवी शहर में कांग्रेस के अनुदान पर चल रहे सुब्रमण्यम अय्यर के स्कूल के ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ खाना परोसते समय अलग अलग व्यवहार किया जाता है। ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच का संघर्ष। पेरियार ने ब्राह्मण अय्यर से सभी छात्रों से एक समान व्यवहार करने का आग्रह किया, लेकिन न तो वो अय्यर ही उनकी बात माने और न ही कांग्रेस के अनुदान को रोक पाने में पेरियार कामयाब हुए। लिहाजा उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्मणों में आत्मसम्मान पैदा करना था। यहाँ यह स्पष्ट हुआ कि द्रविड़ गैर ब्राह्मणों को कहते हैं और इस तरह संघर्ष ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच का था। पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन। पेरियार का यही आत्मसम्मान आंदोलन साल 1944 में द्रविड़ कजगम बन गया। पेरियार कई सनातनी पद्धतियों को इनकार करते हुए शादी आदि पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन, विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के अधिकार, पार्टनर चुनने या छोड़ने, शादी को इसमें निहित पवित्रता की जगह पार्टनरशिप के रूप में लेने इत्यादि के लिए अभियान चलाया था। उन्होंने महिलाओं से केवल बच्चा पैदा करने के लिए शादी की जगह महिला शिक्षा अपनाने को कहा। पेरियार की विचारधारा को मानती है डीएमके। पेरियार का मानना था कि समाज में निहित अंधविश्वास और भेदभाव की वैदिक हिंदू धर्म में अपनी जड़ें हैं, जो समाज को जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटता है, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की धारणा के विरोध में प्रचार किया। डीएमके पार्टी पेरियार की विचारधारा को मानने वाली है और इसीलिए इसमें सनातन के प्रति विरोध दिखाई देता है। उदयनिधि ने भी अपने भाषण के दौरान एक पंक्ति में सनातन की आलोचना करते हुए द्रविड़ मॉडल की बधाई दी थी। इतिहासकारों की नज़र में द्रविड़ संघर्ष क्या है थ्योरी। इसके अलावा द्रविड़ और सनातन के बीच का संघर्ष आर्य सिद्धांत वाली थ्योरी से होकर भी गुजरता है। जिस तरह से आर्य भारत के ही मूल निवासी थे या बाहर से आए थे, इसे लेकर इतिहासकार एकमत नहीं है। ठीक इसी तरह द्रविड़ और आर्य या सनातन के बीच संघर्ष को लेकर भी अलग अलग थ्योरी है।
द्रविड़ सभ्यता पर शोध कर रहे इतिहासकारों को एक धड़े का मत है कि द्रविड़ भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सिर्फ दक्षिण ही नहीं बल्कि उत्तर में भी फैली थी। समय के साथ इनमें भी पलायन हुआ, खास तौर पर उत्तरी क्षेत्र के द्रविड़ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान की ओर गए। इस तर्क का आधार है कि अफगानिस्तान में रुके द्रविड़ों से ही वहाँ के ब्राहुई समुदाय का जन्म हुआ। इनकी भाषा तमिल तेलुगु से मिलती जुलती है। उत्तर से तो द्रविड़ हटकर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक चले गए, लेकिन दक्षिणी भारत में यह सभ्यता वहाँ फलती फूलती रही। आज भी दक्षिण में तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम भाषा संस्कृति वाले लोगों को द्रविड़ और उनकी भाषा को द्रविड़ियन भाषा कहा जाता है। आर्यों से जुड़ा एक और सिद्धांत। आर्यों से जुड़ा सिद्धांत कहता है कि उत्तर से द्रविड़ों को आर्यों ने हमला करके हटाया था। हालांकि कई इतिहासकार आर्यों के बाहर से आने के सिद्धांत को ही नकारते हैं और इस लिहाज से यह सिद्धांत भी गलत साबित होता है कि उन्होंने द्रविड़ को हटाया। कई प्रमाणों के आधार पर बताया गया है कि आर्य किसी एक सभ्यता का नहीं बल्कि विचारधारा का नाम था। यह समुदाय की सोच थी जो प्राचीन भारत से आती थी और आर्यों को प्राचीन भारत का ही निवासी बताता है। रिसर्च कहती है एक जैसे ही आर्य और द्रविड़ के पूर्वज। आर्य और द्रविड़ के बीच संघर्ष को साल 2009 में सामने आई एक और रिपोर्ट खारिज करती है। असल में तब फिनलैंड समेत कई देशों में भारतीयों के डीएनए पर आधारित शोध हुए, जिनमें एक नया ही तर्क सामने आया था। रिसर्च में सामने आया कि सभी भारतीयों को गुणसूत्र लगभग एक जैसा है और ये साबित करता है कि सभी समुदायों के पूर्वज समान है। यहाँ तक कि आर्य और द्रविड़ का कोई भेद गुणसूत्रों के आधार पर नहीं मिलता है। जैसा कि बहुत से जानकार कहते रहे कि आर्य बाहरी है, जबकि केवल द्रविड़ ही भारत के मूल निवासी हैं। कुछ ऐसा ही तर्क सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी के भूतपूर्व निदेशक और वैज्ञानिक लालजी सिंह भी दे चुके हैं। इस दौरान देश के 13 राज्यों में 25 अलग अलग जाति समूहों के डीएनए का मिलान किया गया था। उदयनिधि अपने बयान पर अड़े हैं। उदयनिधि का कहना है कि उनके खिलाफ कितने भी केस हो जाए वह लड़ेंगे, क्योंकि यह मामला वैचारिक है। तमाम पत्रिकाएं भी बटे हैं, तमाम इंटेलेक्चुअल, हिस्टोरियन, सबकी इस मसले पे अपनी अपनी राय है। लेकिन एक बात तय है कि अंत में सियासत को जब कहीं जगह नहीं मिलती तो वह धर्म की गोद में आके सोती है। इस बात भी वैसा ही हो रहा है। नमस्कार।